अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, न्यूजीलैंड में आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का पेश आया। जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा शुरू से ये बात करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि ना तो दहशतगर्दी का कोई मज़हब होता है और ना ही दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ होता है। और ये बात आज न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 2 मसाजिद पर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ उसके बाद साबित हो गई। इन हमलों के नतीजे में 49 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि जो 20 अफराद हैं शदीद ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने इस हमले की मज़म्मत की है और दुख की इस घड़ी में सब न्यूजीलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं। जबकि हमलावरों की शनाख्त होने के बाद अब मगरबी दुनिया को यकीनन इस्लाम फोबिया के मुतालिक अपने ख्यालात को तब्दील करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम दुआ करते हैं अब लोग इस फायरिंग से, इस हमले में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और हमारा जो प्रोग्राम का आज का पहला टॉपिक है, हम उसमें बात करेंगे कि इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने अपनी हर तकरीर में इंसानी तरक्की के ऊपर बात की थी, हम सब जानते हैं। लेकिन इक़्तिदार में आने के 200 दिन गुजर गए, उसके बावजूद भी अवाम आज भी पंजाब में सेहत की बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसमें जिक्र करेंगे सिविल एजाज़ात मुल्क और कौम की अमानत और उनका वक़ार होते हैं। तमगा इम्तियाज़ देने का मेरिट क्या होता है और अवाम इस बार सिविल अवार्ड की ज्यूरी पर सवालात क्यों उठा रही हैं, क्यों ये इशू सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, अप्रैल 2010 में हम जानते हैं 18वीं तरमीम मंजूर हुई और उस तरमीम के बाद दीगर शोबों के साथ साथ सेहत भी सूबाई हुकूमत के ज़ेर असर चले गए। कराची के जिन्ना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब NIC, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और लाहौर का शेख ज़ैद अस्पताल 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत को दे दिए गए। जिन्ना अस्पताल कराची की इंतज़ामिया ने हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ उस वक्त की हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसका फैसला 2016 में आया। फैसले में ये कहा गया वाज़े तौर पर कि चूँकि इन इदारों के साथ रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट भी मुंसलिक हैं तो सूबाई हुकूमत इस मामलात को नहीं देख सकती, इसलिए इन इदारों का इंतजाम जो है वो वापस वफाक को कर दिया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2019 में यही फैसला दिया कि इस मामले पर 18वीं तरमीम की गलत तशरीह की गई है, वफाकी हुकूमत अस्पताल चलाने का इख्तियार रखती है। ऐसा ही फैसला शेख ज़ैद अस्पताल के बारे में लाहौर हाई कोर्ट से भी आया। सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी है। सवाल यह है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में तहरीक इंसाफ की है। इसकी वजह तो समझ में आती है कि सिंध को वफाक पर एतबार नहीं है, एतमाद की कमी है या कोई और सियासी मसलहत है, सियासी वजह हो सकती है जिसकी वजह से अब वो नहीं चाहते कि वफाक के हवाले किया जाए। लेकिन पंजाब को वफाक से किस किस्म का खतरा है? वफाक और पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत अस्पताल को वफाक के ज़ेर इंतजाम जाने पर आखिर क्यों मुतमईन नहीं है, क्यों नहीं ऐसा करना चाहती है? अस्पताल की इंतजामिया भी वफाक के ज़ेर इंतजाम ही चलना चाहती है। ऐसा सिंध में भी है, ऐसा पंजाब में भी है। पंजाब हुकूमत को क्या मसला है? तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 200 दिन हो चुके हैं, क्या इन 200 दिनों में 200 बेड्स का भी इजाफा नहीं हो सका? आज भी पंजाब में आप सरकारी अस्पतालों में जाकर देख लें, एक बेड पर 2-2 मरीज़ पड़े हुए होते हैं। कुछ जो मरीज़ हैं वो और उनके जो लवाहिकीन हैं वो ठंडे फर्श पर सोते हैं। रिक्शों में हम देखते हैं बच्चों की पैदाइश हो रही है, अवाम आज भी सेहत के नाम पर जलीलो ख्वारी हो रही है। तो फिर तब्दीली कहाँ पर आई है? ये हमारा प्रोग्राम का पहला टॉपिक है। मेरे साथ प्रोग्राम में है मोहित पीरज़ादा, तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली हैं कराची से, वो ज्वाइन कर रही हैं और ज़फ़र हिलाली साहब हैं इम्तियाज़ शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो में कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मैं सीमी जमाली साहब आपसे शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 18वीं तरमीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबों का एक दायरा का तय कर दिया। लाहौर का शेख ज़ैद अस्पताल समेत कराची के जो 3 अस्पताल थे, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि इसको वफाक के हवाले कर दिया जाए। अब सिंध हुकूमत ने भी और पंजाब भी, ये लोग चले गए हैं रिव्यू पटिशन पर, रिव्यू इन्होंने दायर कर दी है। बात यह है, पूछना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग पहले सिंध हाई कोर्ट गए, फैसला आप लोगों के हक में आया, आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ये अस्पताल जिस तरह पहले वफाक के अंडर काम कर रहे थे अब भी उसी वफाक के अंदर ही काम करें? मसला क्या है? क्या सूबाई हुकूमत उस तरह से सहूलियात नहीं देती है, फंड्स नहीं देती है, उस तरह से चला नहीं पा रही है जिस तरह वफाक चला रहा था 2011 से पहले? वजूहात क्या हैं?
शाहज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2011 में हमारे तीनों अस्पताल जो थे ये 18वीं तरमीम के तहत ये डिवॉल्व हो गए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में चले गए। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में के अंदर भी थी और उसी वक्त ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में भी थी। उस वक्त हमारे तकरीबन 150 मुलाजमीन जो थे वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद बहुत अरसे के बाद ये फैसला आया 2016 में, यानी 2011 से लेके 2016 तक ये फैसला ही नहीं हुआ कि हम वफाक में रहेंगे या हम हुकूमत सिंध के साथ काम करेंगे। फंडिंग हमारी हुकूमत सिंध ने दी। इनिशियली काफ़ी सारे निटी ग्रिटी प्रॉब्लम्स आए थे फंडिंग के बारे में, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन तो फिर मसला क्या है? मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है कि हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आए थे और विफाकी मुलाजमीन थे। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थी वो चेंज नहीं हो सकी क्योंकि हम सिविल सर्वेंट्स थे और फेडरल गवर्नमेंट के तहत आए थे। तो ये हम सिलेक्टिव फेडरल कमीशन के थ्रू हुए थे सारे के सारे। और फिर उसके बाद जब हमें इन्होंने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने ये कहा तो हम जो है कि हम वापस चले जाएं विफाक के साथ। उस वक्त एक रिव्यू पिटिशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फाइल की, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, और फिर 2019 तक इसका फैसला ही नहीं हो सका। इस अरसे के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स जो थे वो आ गए बीच में। जिस तरह हमारे साथ एफिलिएटेड एक मेडिकल स्कूल था, उस मेडिकल स्कूल ने यूनिवर्सिटी का दर्जा ले लिया और उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को लेयर करके अपने पास ले गए। हमारे स्टाफिंग पोजीशन बहुत कम हो गई है, हमारे पास लोग ख़त्म हो गए और ख़त्म बतदरीज होते चले जा रहे हैं। प्रमोशंस हमारे लोगों के नहीं हुए क्योंकि हम वफाकी मुलाजमीन थे और कोर्ट में ये मामला रहा इतने अरसे तक और स्टेटस को रहा, तो देयरफॉर पीपल कुड नॉट बी प्रमोटेड। डिसग्रंटल्ड स्टाफ के साथ अस्पताल चलाना बहुत मुश्किल काम था। गो के सिर्फ सब कुछ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे पेशेंट्स एड फाउंडेशन, न्यूरोलॉजी सेंटर और इस तरह की मुख्तलिफ जो NGOs थे उन्होंने हमारे साथ काम किया, लेकिन ब्रिक एंड मॉर्टल डू नॉट मेक इंस्टीट्यूशंस तो लोगों से ही बनते हैं और वो लोग बतदरीज हमारे पास ख़त्म होते चले गए। अब हमारा ये ख्याल है कि हमारा कोई तो फैसला हो, चाहे हम उधर जाएं चाहे इधर जाएं। लोगों का जो ये अजियत है कि लोगों की जो एक आदमी को आप देखिए कि 5-6 आदमियों का काम मिलके करना पड़ता है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन द हॉस्पिटल विद सच शॉर्ट स्टाफ। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आप क्या समझते हैं कि सूबे इन अस्पतालों को अपने ज़ेर इंतज़ाम क्यों रखना चाहते हैं? एक वजह जो शायद समझ में ये आती है कि शायद वो चाहते हैं कि जो बजट है अस्पतालों से जुड़ा वो इनके पास रहे, इन अस्पतालों से जुड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो रहें, अपनी मर्जी से ये लोग भर्तियां करवा सकें। क्या लगता है आपको, सूबे क्यों इतने बज़िद हो रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अब वो इनके खिलाफ जाना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो कि मैं इस पूरे डिस्प्यूट में पार्टी नहीं हूँ क्योंकि मेरा भी पहले प्रोफेशन मेडिसिन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जो एम्प्लॉयज़ थे इन तीनों हॉस्पिटल्स के, शेख ज़ायद के लाहौर में और JPMC के और NICVD के कराची में, इन लोगों को जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मिला था वो उस एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को और वो जो उसकी पूरी डेजिग्नेशन है उसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। और जब उनको कोई एक नया अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर नहीं दिया 18th अमेंडमेंट के बाद, सूबे नहीं उनको अट्रैक्टिव प्रोवाइड कर सके, तो उन्होंने एक स्टैंड जो है यहाँ पे ले लिया। तो वहाँ पे भी कोई बहुत हाई प्रिंसिपल किस्म की चीज़ नहीं है, बल्कि एक बेसिकली एक सर्टन जो कम्युनिटी है हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की या प्रोफेशनल्स की, उनका एक कम्युनिटी इंटरेस्ट है जो हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ जो सूबे हैं उनका भी किसी किस्म का कोई हायर आइडियलिस्टिक किस्म का स्टैंड हमें नज़र नहीं आता। बिकॉज आप देखें, एक सूबा जैसे आपने खुद कहा वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और दूसरे सूबे में PPP की गवर्नमेंट है। और जब डिस्प्यूट उठा 2011 में तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और सिंध की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। तो यहाँ इसका ताल्लुक PPP वर्सेस PMLN या PTI से नहीं है, बल्कि खालिस्तान वफाक और सूबे के ढांचे में है।
सूबों का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा क्लियर नजर आता है सूबाई हुकूमतों का, कि सूबाई हुकूमतें एक बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट जो है हेल्थ का, उसको नहीं वापस करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर ये फिजिकली लोकेटेड है उनके सूबे के अंदर तो इस पे उनको कंट्रोल रहे, वो यहाँ से लोगों को ऑब्लाइज भी कर सकते हैं, पब्लिक को, और फिर वो जाहिर है यहाँ भर्तियां कर सकते हैं, डॉक्टर्स उनके कंट्रोल में। मुझे यहाँ पे किसी भी साइड का कोई पब्लिक पॉलिसी का प्रिंसिपल जो है नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपकी जाती राय क्या है? आप समझते हैं कि विफाक ज्यादा बेहतर तौर पर चला सकता है इन अस्पतालों को बनिस्बत सूबों के? हाँ देखिए, अब मुझसे पूछ रही हैं शाजिया। जी मैं बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मेरा तो जाती जो एक बायस है वो ये है कि जिस किस्म की कैपेसिटीज फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में उसके पास हैं, जिस किस्म की क्वालिटी उसके पास है सिविल सर्वेंट्स की, या जिस किस्म की एक्सपर्टीज़ इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल है और जो थी भी पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंटरेक्ट करती है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ, वो इंटरेक्ट करती है USAID के साथ, वो इंटरेक्ट करती है यूनिसेफ के साथ, यूनेस्को के साथ, वो इंटरेक्ट करती है डिफिट के साथ, तो वो जो कैपेसिटीज़ हैं वो सूबों में है नहीं डेवलप्ड। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ दोनों से ही, और ख़ास करके ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं, तीनों चारों, ये तो हायर यानी रिसर्च के या हायर लेवल ऑफ टर्शरी केयर के इंस्टीट्यूशन थे, जहां रिसर्च भी थी, पब्लिकेशन भी थी, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट ही के पास होने चाहिए। लेकिन ये मेरी अपनी एक बायस स्टेटमेंट है, मैं ज़रूरी नहीं कि इसको कोई लीगलिस्टिक या कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड कर सकूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हायर एजुकेशन, और खा वो साइंस, खा वो मेडिकल साइंस में हो या इंजीनियरिंग में हो या सोशल साइंसेज में हो, उसमें फेडरल गवर्नमेंट एक एज रखती है सूबों के मुकाबले। सही। हिलाली साहब, योर ओपिनियन? देखिए, सीधी सादी बात है, बात करें एक पेशेंट का, बात करें ये अस्पताल का चलाने का। मैं आपको बताता हूं, लियारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, खैरपुर हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल जो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के पास रहे, इन्होंने इन तीनों को तबाह कर दिया है। खैरपुर हॉस्पिटल को जो रेड क्रॉस ने बना के इनको दिया था, ये खुद अभी एक फातिमाइट फाउंडेशन, एक प्राइवेट चीज है, उनको उन्होंने वापस किया इसलिए कि उनसे चल नहीं सका। लियारी हॉस्पिटल इतना डिसग्रेस है भाई। और सिविल हॉस्पिटल, एक ट्रॉमा सेंटर एक जगह है जो बिलावल साहब अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं, ही रन्स दैट। सिविल हॉस्पिटल एक तरफ है, पेट्रन ये जो लोग रिक्रूट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं भाई? वो पेट्रनेज बेसिस पे होते हैं, ये मेरिट पे नहीं होते हैं। अच्छा। इन्होंने ये अस्पतालों को तबाह कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, ये बैठी हुई इधर, मैं नहीं पूछता इनसे, आई डोंट वांट टू एम्बैरस हर। 8 साल से ये कहती है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, 8 साल से लोग मर गए हैं, लोग चले गए हैं। 8 साल से एक इंस्टीट्यूशन जो हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, एक नया आदमी रिक्रूट नहीं हुआ है, और आप समझते हैं ये एफिशिएंटली चल सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आप समझते हैं विफाक बेहतर तौर पे चला सकते हैं? विफाक बेहतर तौर पे चला सकता है? भाई मैं तो समझता हूं पीपल्स पार्टी कुछ नहीं चला सकती है, वो अपने आप को नहीं चला सकती है, हुकूमत को क्या किस तरीके से चलाई है। तो पंजाब के बारे में क्या ख्याल है? शेख जायद अस्पताल के बारे में क्या ख्याल है? वो तो तहरीक इंसाफ ने चलाना है, तो पंजाब में वो बैठे हैं ना। मैं तो, हाँ, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, विफाक में भी उनका गवर्नमेंट है, प्रोविंस में भी उनका गवर्नमेंट है, और वो लड़ रहे हैं के साथ। व्हाट फॉर? और गवर्नर उन्हीं के, गवर्नर सिंध में कह रहे हैं नहीं हम हवाले करेंगे विफाक के, पीटीआई के गवर्नर ही कह रहे हैं सिंध में। अच्छा, हमारे साथ क्राइटेरिया, हाँ, एक क्राइटेरिया रखें, इन सबको इनके दिमाग में डालें, पेशेंट सबसे बेहतर, व्हाट इज गुड फॉर द पेशेंट का भी तो मामला है ना। और मैं, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये ऐसे नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, सूबाई ब्यूरोक्रेसी का भी तो मसला है ना। बड़ा अच्छा पॉइंट किया, हाँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी सेंट्रल से इट्स नॉट एज गुड, ऑल्दो इट्स 6 of one and half a dozen of the other, but still भी मान गया इट्स नॉट एज गुड। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो लीडर ऑफ द पार्टी बैठे हुए हैं, जो उनको अगर एक चीज के बारे में पता है, वो अस्पतालों के बारे में पता है, क्या उनको कोई क्राइटेरिया वर्कआउट नहीं कर सकते, प्रायोरिटीज नहीं वर्कआउट कर सकते, और उसके बेसिस पे फैसला नहीं कर सकते? और अगर ये बात नहीं मानते, लोग कह रहे हैं कि ये बात नहीं मानते, फेडरल सुप्रीम कोर्ट का नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं नहीं देते, ये वो बिलावल ने तो कहा है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे अगर आप 18th अमेंडमेंट से, तो भाई ठीक है, फिर आप फेडरल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? जाएं फेडरल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कुछ तो करें भाई, लोग मर रहे हैं।
400 पेशेंट्स हर रोज ओपीडी पे आते हैं। आप कभी गए हैं? उसकी इक्विपमेंट देखा है आपने? किस किस्म का उसका अपकीप है? सही। पेशेंट्स को शिफ्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहती है, सिंध हुकूमत भी रिव्यू, उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है, पंजाब हुकूमत ने भी की हुई है, अब सिंध हुकूमत का तो समझ में आता है कि वो सड़कों पर आ जाएंगे, आपको क्या लगता है पंजाब हुकूमत भी अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएगी? नहीं, पंजाब हुकूमत तो खैर सड़कों पे नहीं आएगी। सिंध तो खैर वफाक और पंजाब और उसकी डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स से बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज का जो एसेट कंट्रोल करने की डिजायर है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि ये हॉस्पिटल हमारे पास रहे, सिंध की सियासी जमात और ब्यूरोक्रेसी दोनों चाहते हैं कि ये एसेट हमारे पास रहे। ये इस किस्म के मामलात हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया था 2016 में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो मैंने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है कि 18th अमेंडमेंट के तहत इसे कहते हैं एक गलत इंटरप्रिटेशन की गई, बिकॉज 18th अमेंडमेंट के अंदर जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज या अस्पताल थे वो तो दे दिए गए सूबों के पास, और वैसे भी वो सूबों का ही सब्जेक्ट था, वो पूरी हेल्थ उनके पास है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जेपीएमसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, और जो शेख साहब है, ये हायर लेवल की रिसर्च, पब्लिकेशन एंड टर्शरी केयर और उससे रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये 18th अमेंडमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में, डेवोल्यूशन में हिट नहीं होते, ये उसकी जद में नहीं आते। कोर्ट का फैसला मेरा नहीं ख्याल कि बदल सकेगा। बिल्कुल सही। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब को भी टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीमी जमाली साहिबा, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है कि आप लोगों ने वफाक में जाना है, उनके साथ काम करना है, सूबों के ज़ेरे असर रहना है, उनके तहत मातहत काम करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या अस्पतालों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है? देखिए जी फंडिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पे मास्टर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और उन्होंने हमारी फंडिंग बहुत अच्छी तरह दी है, और स्पेशली जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो हमारी बहुत हेल्प की है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ही हैज़ गिवन अस द प्रॉपर फंडिंग। बट देन जब से ये शुरू हुआ है कि अब सिंध गवर्नमेंट में रहना है हमने या फेडरल गवर्नमेंट में जाना है, अब तब से कुछ ये एक टिफ सा शुरू हो गया है कि हमें अब ये नहीं समझ में आता कि हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, और कारकर्दगी में फ़र्क तो आना ही था। जब एक आदमी 5 आदमियों का काम कर रहा है और लोग रिक्रूट नहीं हुए और लोग हैं नहीं हमारे पास, तो कारकर्दगी में तो फ़र्क होना है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, रिक्रूटमेंट इसलिए रुकी हुई है कि मामला कोर्ट में ही रहा। इस सारे अरसे में मामला कोर्ट में ही रहा और हम रिक्रूट कर ही नहीं सके, क्योंकि अगर स्टेटस को था कोर्ट ने दिया हुआ तब रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। जब फैसला हुआ तो सब लोग अपील में चले गए, सिंध गवर्नमेंट अपील में चले गई तो रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। जब अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अब फिर रिव्यू में चले गए सब, तो अब रिक्रूटमेंट कब होगी और कैसे होगी, और उसमें कारकर्दगी आपके क्या ख्याल है कि कारकर्दगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मैं 24 घंटे ऑन कॉल हूँ या मेरा सारा अमला, आप नर्सिंग स्टाफ को देखें, दे आर एग्जॉस्टेड एंड दे आर डिसग्रंटल्ड, ना उनको हम कोई तरक्की देते हैं। एमोल्यूमेंट्स ठीक है सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसकी और भी ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल इफ़ यू हैव वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स, आई हैव स्पेंट 30 ईयर्स इन दिस इंस्टीट्यूशन, आप मुझे बताएं हमने क्या चीज़ फेस नहीं की। हमारे अस्पताल में हम लोगों ने वी हैव फेस्ड बॉम्ब ब्लास्ट्स, वी हैव वर्कड अंडर दोज कंडीशंस, फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए हमारे सामने, हमारे डॉक्टर्स भी इंजर हुए, हम खुद इंजर हुए, लेकिन और हमने काम करना छोड़ा नहीं है। ये भी मेरा ख्याल में हमारे लिए बड़े इम्तिहान की बात थी, लेकिन हमारे अस्पताल में किसी ने काम करना नहीं छोड़ा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। एक बड़ी वजह आप कह रही ना, आप 30 साल से इस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही हैं, एक बड़ी वजह आपने विफाक के मातहत रह के भी काम किया और सूबे के मातहत रह के भी, बेसिक एक बड़ा फर्क क्या है आपको, आप लोग जो विफाक के साथ जाना चाहते हैं, अट्रैक्शन क्या है?
देखिए विफाक के साथ जाने में मैं ये कहूँगी, मैं आपके इस वक्त तो सब जुडिस मामला है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी रिक्रूटमेंट्स हो, मैं ये नहीं कहती क्योंकि सर्विस तो इसने सिंध को ही देनी है, ज़्यादातर इस इदारे की सर्विस जो है सिंध के लिए, और बलूचिस्तान KPK इधर से भी मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं, लेकिन ये कि सर्विस इसने इधर ही देनी है। ये एसेट्स जो हैं कहीं चले नहीं जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वॉक एंड गो समवेयर एल्स, दे आर गोइंग टू स्टे इन सिंध, दे आर गोइंग टू स्टे इन द सेम प्लेस। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मेरिट पे रिक्रूटमेंट करें और आप जितने भी नए लोग लेकर आएँ, आप कोटा सिस्टम छोड़ दें, आप मेरिट की बात करें, मेरिट पे रिक्रूट करें, मेरे ख्याल में दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अस। और अगर अब एक और बात भी मेरे दिमाग में आती है कहते हुए कि अगर हम लोग वी आर रन विद सम प्रिंसिपल्स ऑफ सिंध, एक हार्मनी की सिचुएशन हो जाए बिटवीन द फेडरेशन एंड द सिंध गवर्नमेंट के, कोई टिफ ना हो आपस में और काम करते रहें लोग और लोगों को डिसग्रंटल ना होने दें। आमिर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आमिर कियानी साहब। आप विफाक में बैठे हैं, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? आपकी जमात पंजाब में आप लोग रूल कर रहे हैं, विफाक में आप लोगों की हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है पंजाब हुकूमत ने, आप लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये तो अच्छी बात है कि अगर एक सूबा कि जो अपने मामलात को अगर वो देखता है और समझता है, उनका एक अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। पंजाब की ज़ाहिर हुकूमत के देखें बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व हुई थी और वो पंजाब में गई या बाकी सूबों में गई, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जिस तरह सिंध के 3 हॉस्पिटल्स में एक्चुअली वो ज़मीन भी और जो हॉस्पिटल बनाए थे वो फेडरल ने बनाए थे, और फिर जो उनके, हम लोग नहीं गए थे, वो उनके एम्प्लॉयज़ गए थे आज से बहुत अरसा पहले, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वहाँ केस किया था और वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके हक में फैसला हुआ। इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक दूसरे पे केस नहीं किया था। नंबर 1, पंजाब की जहाँ तक बात है, अगेन वो एक केस लगा था हाई कोर्ट में और उन्होंने वो केस लड़ा, और अब वो समझते हैं कि उनका हक है कि उन्होंने ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और उस पर बजट भी वो लेते हैं। वैसे एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो उनका जो सबसे ज़्यादा बजट, जो 85% बजट तो सूबों को चला जाता है हेल्थ का, तो हमने उनको एतराज़ नहीं किया। अगर वो समझते हैं कि देखें यही तो है कि हमने जो सूबों की, वो सूबे चाहते हैं कि जी ये हम रखना चाहते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर उनकी बात नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसमें मुझे नहीं लगता कोई मज़ायका है। हाई कोर्ट ने इसमें कोई गवर्नमेंट के इख्तलाफ की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ये जो क्रिएट, देखे ना, अच्छा, आपका इसका मतलब विफाक का मौक़िफ़ ये है कि अगर सूबे रखना चाहते हैं तो विफाक को कोई एतराज़ नहीं है? जी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं कोई नहीं है, किस चीज़ का एतराज़? आपको फिर इसका मतलब कोई एतराज़ नहीं है ना? ये मैं आपका ही तो मौक़िफ़ ले रही हूँ, बिल्कुल एतराज़ नहीं है। तो गवर्नर से अगर देखें, इस्माइल साहब कह रहे थे कि हम तो ये विफाक के हवाले करेंगे, ये विफाक ही लेगा, विफाक के अंडर ही काम करेंगे, आज उन्होंने ये बात की है। देखिए अगर वफाक, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये हाई कोर्ट का फैसला है। अभी इनके पास एक और फॉरम पड़ा हुआ है जहां पे वो गए हैं पंजाब वाले, सिंध में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उसमें वो रिव्यू में गए हैं। अगर वो जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगी हमारी अदालतें हैं, और क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ ने गया, गवर्नमेंट नहीं गई, फेडरल गवर्नमेंट नहीं गई, एम्प्लॉयज़ गए हैं और वो दोबारा उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट तो हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल मैनेज करेंगे। और अगर वो समझती हैं कि वो सूबे के पास जाना चाहिए वापस, तो वो उस रिव्यू में चले जाएंगे। तो इसमें कोई गवर्नमेंट के लेवल पर या हम आहंगी ना होना या इसमें ये चीज़ें इतनी पेचीदगियाँ नहीं हैं, बड़ी सिंपल बात है। जो कोर्ट्स में हो रही है, कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन होगी, अकॉर्डिंगली जो के फैसले होंगे कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे आप लोग, क्योंकि पीपल्स पार्टी। जी प्लीज पूछें, प्लीज डॉक्टर साहब। शाजिया देखें, जब से ये केस चला है 2011 से सिंध हाई कोर्ट में और फिर 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में, वफाकी हुकूमत उसमें तब्दील होती रही है। पहले वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, फिर PMLL की थी, फिर PTI की थी। वफाक से जो महकमा सेहत था, जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती थी, वो तकरीबन उड़ गई हुई है। इनके पास अब वफाक के अंदर कोई स्ट्रक्चर और ढांचा ही नहीं है। वहां तो यूनिसेफ और यूनेस्को की मदद से मिनिस्ट्री हेल्थ की चल रही है। तो अगर अब ये वापस अगर ये इंस्टीट्यूशंस आएंगे इफेक्टिव तौर पे, तो फिर वफाक के अंदर भी
एक जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके पास भी कोई स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जो होना चाहिए मैं समझता हूं, बिकॉज हेल्थ का जो स्ट्रक्चर होता था, जो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर था इस्लामाबाद के अंदर, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया हुआ 18th अमेंडमेंट के बाद। 18th अमेंडमेंट से पहले भी हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही थे, वो कोई हेल्थ के यानी फेडरल सब्जेक्ट नहीं थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट की इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से हुई, वहां से वफाक का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने हेल्थ के एरिया में और एजुकेशन के एरिया में। तो किसी हद तक इनको पहले उसको भी रेस्टोर करना पड़ेगा। हाँ, और कियानी साहब की बातों से लग रहा है कि वफाक उस तरीके से लेने को तैयार नहीं। जी हिलाली साहब, देखिए बिल्कुल बात, कियानी साहब खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए सीधी हाँ, वही मैं सादी कह रही हूँ, बात कियानी है। साहब खुद भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे कि हम ये लाइबिलिटी उठा लें। हिलाली नहीं साहब, नहीं, ये सादी बात बात देखिए है फिर आप कि देखिए सिंध इंटरेस्टेड के क्यों नहीं पास- है वफाक करने, वफाक करना चाहते, वफाक बिल्कुल इंटरेस्टेड इसलिए है कि चाहे वफाक करें या सूबे करें, ये जो सेक्टर्स दोनों हैं, जो भाई ने हमारे कहा कि एजुकेशन और हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले टेन्योर में, मतलब जो ये हमारी 70 साल गुजरे, उसमें जो अक्सर अदवार थे उसमें ये प्रायोरिटी कभी नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा कम बजट था, ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई, सेंटर में क्योंकि फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रही। तो बिल्कुल अगर फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले से हम कोई भाग नहीं रहे, बल्कि अच्छी बात है कि अगर वफाक भी अपने सूबों में अगर कुछ अस्पताल चला ले या कुछ एरियाज में अगर वो ऑपरेट करे तो हर्ज नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इन्होंने बात की, वफाक इस वक्त पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवॉल्व हो गई थी। अब पिछले गवर्नमेंट में ये तकरीबन 12-13 के बाद सारा रिवाइव हुआ है। तो इस तरह जो आपके बड़े महकमे हैं, जिस तरह ट्रैप हो गया, PMDC हो गया, और ये NIH वगैरह हो गए, जो नेशनली आपके ऑपरेट करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है। फिर इसके साथ कुछ 37 डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट उसको देख रही है। लेकिन ये सर्विसेज के जो ज़्यादा महकमे हैं, जिसमें अस्पताल हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देख रही हैं। और अगर क्योंकि एम्प्लॉयज़ गए हैं, अगर वो चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो बिल्कुल बड़ी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको हम मैनेज भी करेंगे। अगर अगेन इफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स कि वो सूबे वापस उनको देना चाहेंगे तो हमें इतराज़ कोई नहीं कैसे मैनेज करेंगे। हिलाली साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए ये 8 साल कौन सी से सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इनको परवाह सवाल नहीं चेंज है। कर दें तो फिर मैं जवाब दूंगा। समथिंग, अबे ठीक है, 8 साल से ये कुछ कर नहीं रहे हैं। 8 साल से अब इनको 16 अप्रैल तक टाइम मिला है, 16 अप्रैल तक, और रिव्यू में चले गए हैं। खुदा जाने और कितना देर इनको लगेगा। मैं तो जानना चाहता हूं कि सूबा अगर रन करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। भाई सूबा का परफॉर्मेंस देखा है आपने, जो हॉस्पिटल्स वो रन कर रहे हैं। लियारी कभी गए हैं आप? कियानी साहब, आप लियारी गए हैं कभी? लियारी अस्पताल को देखा है कभी? सर आप सिविल अस्पताल कराची में आए मैं हैं, गुजारिश देखे करूं छोटी सी? उसको? सर जी मैं गुजारिश करूं, मैं बिल्कुल गया था और आपकी बात नहीं मैं गया हूं ना सर, मैं गया। आप बात मुझे करने देंगे, आप बड़े मोतबर हैं जी, प्लीज आपकी बातों को बिल्कुल मैं एंडोर्स कर रहा हूं। बिल्कुल मैं गया हूं, मैं कराची 3 दिन रह के इन तीनों अस्पताल गया, तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, तीनों के साथ मेरी मीटिंग्स हुई। बिल्कुल इनका बजट, मैंने सारा बजट भी देखे। बजट के हिसाब से मैं आज भी कह रहा हूं कि जितना इनको बजट दिया जा रहा है उसके इसके हिसाब से तो अस्पताल 1/5 भी काम नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े बजट इनको दिए गए हैं। मैंने पूरे बोर्ड को बुलाया था, वो मेरे पास इस्लामाबाद भी आए थे, क्योंकि एक्चुअली 90 डेज का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो 90 डेज इनके जाके भी आगे मुकम्मल होने और अभी ये रिव्यू में चले गए। उस तरह से स्टाफ नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। बीसीबी साहब, रिक्रूटमेंट भी तो नहीं हो रही ना, भर्तियां भी तो नहीं हो रही। देखिए यही तो मैं गुजारिश, देखिए ये बात आप उनको बताएं ना, रिक्रूटमेंट हो रही है नहीं हो रही। 90 डेज का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे पहले रिक्रूटमेंट तो हम नहीं कर सकते। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी तो हम 90 डेज के बाद इसका चार्ज मिलेगा, और 90 डेज अभी इसमें से तकरीबन 1.5 महीना गुजरा है। अगर इंशाल्लाह ताला मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला, जाहिर है ये ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हालात हैं कराची के, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वही चंद अस्पताल हैं जो उसको केटर ही नहीं कर सकते, और उसके अलावा रूरल सिंध भी सारा तकरीबन वो यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी इम्प्रूव्ड, जो कि इन्होंने जो अभी रिव्यू तो फाइल कर दिया, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस तो उनकी 0/0 है, उन अस्पतालों में काम तो नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज में एक आम इंसान की सेहत, तालीम, ये बहुत ज़्यादा आपके मंशूर में ये चीज़ें शामिल थी, बल्कि सरे फहरिस्त थी। तो पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, क्यों शेख ज़ायद के मुलाजिमीन भी वफाक के साथ जाना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पंजाब का जो महकमा सेहत है वो भी अच्छे तरीके से शेख ज़ायद अस्पताल को डील नहीं कर रहा, और मुलाजिमीन चाहते हैं कि हमें वफाक के हवाले कर दें।
देखें ये केस आज के नहीं है, प्लीज थोड़ी सी क्लैरिटी ले आएं। ये पिछले 8-8, 10-10, 15-15 साल से केस चल रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जाहिर है जो केस चल रहा होता है फौरी तौर पे खत्म तो नहीं होता, वो तो विड्रॉ तो नहीं होता। और इंशाल्लाह ये अभी आपने प्रायोरिटी की बात की, अभी हमने तकरीबन कोई लिटरली अरबों में ये हेल्थ कार्ड, देखें आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो हेल्थ कार्ड हमने शुरू किए हैं जिसमें 7.25 लाख तकरीबन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा तमाम अमराज उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को उनको ऑप्शन दी जाए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता है 80% पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और विद रेशियो जो है वो 20% गवर्नमेंट के हैं। इसमें हम जब एनलिस्ट करते हैं उसमें मेजॉरिटी प्राइवेट भी हैं। अब इस्लामाबाद मिसाल एक दे रहा हूं आपको, यहाँ आप चाहें तो शफा में भी चले जाएं उस कार्ड को लेके, चाहे पिम्स चले जाएं। तो पॉइंट ये है कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आइंदा भी ये इरादा है कि जो प्राइवेट लोग हमारे डॉक्टर्स बाहर आगे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आए, हॉस्पिटल बनाएं, हम भी अपग्रेड करेंगे, नए हॉस्पिटल बनेंगे। बेसिकली हम चाहते हैं जो एक आम आदमी उसके पास कार्ड हो वो डिसाइड करे अपने हेल्थ के बारे में कि उसने कहाँ जाना है, वो क्या समझता है कौन सा अच्छा जगह है। तो हमारा इंशाल्लाह टारगेट ये है कि 2020 के एंड तक इंशाल्लाह, अव्वल तो इस 19 पे हम 30 करोड़ लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी, ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं और बाय 2020 इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह तकरीबन आप समझ लें कि हम तकरीबन 40 और 50% लोगों को इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड देंगे। और हम शुरू भी बिल्कुल नीचे से तबके से किया है, जो $1 की जिनकी मैक्सिमम इनकम है और लेस देन दैट, फिर एडिशनली हम ऊपर जा रहे हैं ताकि लोगों के पास ये एक्सेस हो, क्योंकि आपको पता है बाकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर कियानी साहब। आप तस्मीमी जमाली साहिबा हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान में सिविल और अस्करी शख्सियात को दिया जाने वाला चौथा बड़ा एजाज़ है। इसको तमगा फ़जीलत भी कहा जाता है। सिविल शख्सियात को यह एजाज़ उनकी अदब, फ़नून लतीफ़ा, खेल, तिब या साइंस के मैदान में जिन्होंने नुमाया खिदमात सर अंजाम दी होती हैं उनको दिया जाता है। लेकिन इस बार जो फहरिस्त सामने आई है इसमें कई ऐसे नाम शामिल थे जिस पर आवाम ने सोशल मीडिया पर हैरान को रद्द अमल दिया है। उनमें से एक शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियत है महविश हयात। लोगों का कहना है कि किस वजह से महविश हयात को ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवाम एक तरफ जहां सिविल अवार्ड की जूरी पर सवालात उठा रहे हैं, वहीं कोई काबिल ज़िक्र काम न करने वालों को सिविल अवार्ड देने के ऐलान ने मुल्क भर के अवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये अवार्ड ऐसी शख्सियात को दिए गए जिनकी कोई अहम खिदमात नज़र नहीं आई। सवाल ये है कि क्या इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं मेरिट को मलहूज़े खातिर रख कर दिए जाते हैं या फिर पसंद नापसंद को बुनियाद बनाया जाता है। इस पर बात करेंगे। मुझे अभी ज्वाइन है अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन मेरे साथ हैं। साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अनवर महमूद साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आपने इन सारे मामलात को बड़ा करीब से देखा और इस तरह के मामलात कैबिनेट डिवीज़न, सेक्रेटरी डिवीज़न यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब नॉमिनेशन होती है क्राइटेरिया क्या रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इस तरह के अवार्ड जो हैं वो पसंद ना या नापसंद को बुनियाद बनाकर दिए जाते हैं। ये मैं इस पर उमूमी तौर पर बात करना जो है वो शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि सिस्टम तो है जी, सिस्टम कायम है, उसी सिस्टम और निज़ाम के तहत अवार्ड्स की जो है ना वो एक प्रोसेस होता है। उसकी पहले नॉमिनेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं, सूबों से आती हैं, सूबाई हुकूमतें देती हैं, महकमे भेजते हैं, अदारे भेजते हैं अपने अपने शोबे के हवाले से, और उसमें जब वो भेजते हैं तो साथ में जाहिर है वो पूरी एक जस्टिफिकेशन भेजते हैं कि ये इनको क्यों मिलना चाहिए ये अवार्ड। लेकिन और फिर उसके साथ में कमिटीज होती हैं, वो कैबिनेट डिवीजन में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी होती। सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन जैसे हर निज़ाम में होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पूरा इट इज नॉट ए परफेक्टली उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। उसमें फिर अपने अपने लोगों की जो है एक तरह का एलिमेंट ऑफ फेवरेटिज्म आ जाता है, जिसको जो पसंद है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। आप देखिए ना, आप बात कर रही हैं तमगा इम्तियाज तो लोएस्ट है, यानी जो ऊपर निशान इम्तियाज से शुरू होता है, तमगा इम्तियाज लोएस्ट है। अच्छा, उससे ऊपर है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन होता ये है
अब आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देख लें, निशान इम्तियाज, द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ द कंट्री, किन लोगों को मिला? एक तरफ उनको मिला जिन्होंने आपको न्यूक्लियर ताकत बनाया, डॉक्टर AQ खान साहब। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक ऐसे वजीर साहब को मिल गया जो जिनकी क्या मैं नाम लूं या मैं भी ना लूं? नहीं, नाम मैं नहीं समझता कि नाम लेना चाहिए, और एक लंबी लिस्ट है, सिर्फ वही नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे पिछले अखबार में तो मैं देख रहा था, खास तौर पर पिछले 8-10 साल में रेडियो की तरह बांटे गए लोगों को, जो कि हमारी जो है सिविल अवार्ड्स के लिए, मतलब ये इसकी एक तखद्दुस होता है उसका। बिल्कुल सही, वो असरअंदाज। चलें आगे बढ़ते हैं। नादिया, शोबिज़ इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं बड़ा हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि महविश हयात ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप तमगा इम्तियाज देने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्यों ये सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है इस अवार्ड को लेकर? एक्चुअली आई थिंक कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जो मीडिया के जो लोग हैं, जो हम एक्टर्स लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने कोई खलबली नहीं मचाई हुई है। जो ऑफ कोर्स फैंस हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो आई गेस जाहिर है शॉक में, डिसबिलीफ में जो हैं वो उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। बट जनरली द एक्टर कम्युनिटी एंड द मीडिया पीपल वो ज़्यादातर काफ़ी सपोर्टिव हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज़ अ यंग गर्ल एंड आजकल की मैं अब कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम नहीं लेना चाहती, पर मेरी किसी से अगर जाती बात हुई हो, उन्होंने भी नापसंदीदगी का इजहार किया और साफ अल्फाजों में कहा है कि सिर्फ फेवरेटिज्म है। जाती बात में एक अलग चीज है, लेकिन आप कह रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी भी एक्टर ने जो है, अगर आप माहिरा की बात करें, अगर आप उर्वा की बात करें, आप एजाज असलम की बात करें, फैसल कुरैशी की बात करें, मैं तो ये छोटे छोटे कुछ मतलब कुछ चंद नाम जो है वो मैं ले रही हूँ, लेकिन जनरली द सपोर्ट इज वेरी मच देयर फॉर महविश, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट इस किस्म का सिविल अवार्ड, तो किसी यंग एक्टर को मिलना और किसी यंग सेलिब्रिटी को मिलना, आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट कि दे हैव, जो भी कमिटी में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इसका काम जो है वो काबिले that she should be appreciated for it. अच्छा, आप सपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इस पर? योर ओपिनियन? मुझसे कह रही है शाजिया? जी बिल्कुल, आपसे कह रही हूँ डॉक्टर साहब। देखिए शाजिया, जहां भी अवार्ड दिए जाएंगे दुनिया में, वहां पे उसमें कंट्रोवर्सी जरूर होगी, वो 100% उस पर एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सकता। हैविंग सेड दिस थिंग, थोड़ा सा एग्जांपल ये देख लें कि इवन जो नोबेल प्राइज हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद है। वो कोई सोशल मीडिया की तनकीद नहीं है, वो दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, कॉलमनिस्ट और एडिटोरियल उस पर लिखे जाते हैं कि वो खालिस्तन सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान से 17-18 साल की मलाला को तो मिल जाता है, लेकिन इसे कहते हैं बहुत सी और ऐसी शख्सियात हैं जिनको नहीं मिलता, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वहाँ पर कुछ ट्रेंड्स को, जिन्हें अवार्ड गिविंग जो अथॉरिटी है वो प्रेफर करती है, उन्हें एनकरेज करने की जो है वो कोशिश की जाती है। और पाकिस्तान में अच्छे लोगों को भी मिल गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़्यादातर शक आपको यही होगा कि जब अवार्ड दिए जाते हैं तो वो उन बुनियादों पे दिए ही नहीं जा रहे जिन बुनियादों के ऊपर ये अवार्ड जो हैं वो खड़े किए गए हैं। उसमें गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, अगर आप देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी, फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट है तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी, या पीटीआई की गवर्नमेंट है तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी। ये कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं हो सकती और ना ये 100% सीधे होंगे कभी। सही। हिलाली साहब, पहले बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये थरली डिग्रेड हो गए हैं ये अवार्ड्स, अब कोई इस पे अहमियत नहीं रखता, कोई ख़ास ऑनर नहीं होता। अच्छा, अफसोस से कहना पड़ता है। और कुछ गवर्नमेंट्स तो गाजर मूली के तरह उनको दे रहे हैं। कुछ निशान इम्तियाज़ हैं जो जेल में आपको मिलेंगे, जा रहे हैं या निकल रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में शायद ये अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोई थारा क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक कमेटी बैठ के, जैसे अनवर महमूद साहब ने कहा, प्रोसीजर्स तो हैं मगर आखिर में जाके वो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो फिर फेवरेटिज्म के लिए करता है। हर हुकूमत अपनी मर्जी से फेवरेटिज्म की बुनियाद पर इनको नॉमिनेट करते हैं, ज़ाहिर हुकूमतों की भी कंट्रीब्यूशन होती है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। अनवर महमूद साहब हमारे साथ हैं, नादिया हुसैन, ज़फ़र हिलाली साहब, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।